लोग जो है नॉर्मलिटी पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और नॉर्मलिटी क्यों है ये समझ में आ गया, ठीक है ना। नॉर्मलिटी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हो रहा है, इस एबनॉर्मलिटी को हमको दूर करना होगा। इस एबनॉर्मलिटी को दूर करने के लिए मतलब यही ये फॉर्मूला सूटेबल नहीं है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना। अब इस फॉर्मूला को कैसे बनाएंगे सूटेबल, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किए थे, वांट ऑफ, ये जो अभी इतना डिस्कशन किए सारा डिस्कशन वांट ऑफ का चलता है, ठीक है ना। और वांट ऑफ जो है वो सारा डिस्कशन के बेसिस पे एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किए और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दो चीज़ वो इंट्रोड्यूस किए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एक वांट ऑफ फैक्टर, है ना। वांट ऑफ फैक्टर क्या है, डिसाइड करता है एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है ना। तो वो चीज़ अब हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एक ये इंट्रोड्यूस किए वांट ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। और वांट ऑफ फैक्टर एक इंट्रोड्यूस हो गया। दूसरा चीज वो इंट्रोड्यूस किए थे डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। ये जो वांट ऑफ फैक्टर है उसका बाद उन्होंने वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला वो रेशियो बनाया, क्या बोले, नॉर्मल, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलार मास। नॉर्मल मोलार मास को हम लोग एम करके डिनोट कर देते हैं, ठीक है, एम, ठीक है। नॉर्मल मोलार मास, ठीक है। उसके बाद एबनॉर्मल मोलार मास जो क्या होता है, ऑब्जर्व नॉर्मल मोलार मास और ऑब्जर्व मोलार मास का रेशियो, ठीक है। इसको हम लोग एम ओ दे देते हैं नाम, ठीक है। ये फैक्टर हो गया, समझ गए, आई बात समझ में। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये जो फैक्टर है, तो अगर ऑब्जर्व मोलार मास क्या होगा, फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन के लिए क्या हो जाएगा, पॉलिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है, will be less than the number of particles in normal condition, ठीक है ना, in normal phase, ठीक है। नॉर्मल फेज मतलब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉर्मल
या नॉर्मल की जगह लिखो आइडियल। आइडियल मतलब क्या होगा, जो मोलिकुलर फार्मूला है उसी का ना मोलिकुलर मास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिनती होना चाहिए उतना ही, है ना। आई बात समझ में है। या तो नॉर्मल फेज लिखो या आइडियल फेज लिखो, और आइडियल फेज। आइडियल फेज मतलब अब NaCl है तो हम NaCl को एक मॉलिक्यूल मानते हैं ना, है। तो NaCl का एक ही गिनती होगा, दो गिनती नहीं होगा, Na प्लस और Cl माइनस करके। क्लियर, आई बात समझ में। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कम हो गया, ठीक है ना, तो क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उल्टा हो जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो गया ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन ज़्यादा हो गया, तो मोलार मास, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है एसोसिएशन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अभी क्या हो गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम है ना। देयरफॉर कॉलिगेटिव property after association is less than the colligative property in ideal condition। ठीक है, इन आइडियल कंडीशन लिख सकते हैं या अनएसोसिएटेड लिख सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन अनएसोसिएटेड, कभी एसोसिएट नहीं हुआ है, नहीं होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब ये कम हो गया तो मोलार मास ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर मोलार मास आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, क्योंकि इसका उल्टा होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का उल्टा होता है ना मोलार मास, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम है तो मोलार मास ज़्यादा हो जाएगा। मोलार मास इन अन एसोसिएटेड फेज, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। तो अभी क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व मोलार मास ज़्यादा हो गया, मोलार मास आफ्टर एसोसिएशन यही ना ऑब्जर्व हुआ है। देयरफॉर ऑब्जर्व मोलार मास इज ग्रेटर देन नॉर्मल मोलार मास। ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, देयरफॉर फैक्टर क्या हो जाएगा, लेस देन 1। एसोसिएशन होगा तो वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, लेस देन 1, क्योंकि ऑब्जर्व मोलार मास ज़्यादा है इससे, नॉर्मल मोलार मास से ऑब्जर्व मोलार मास ज़्यादा है, तो नीचे डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया ना, डिनोमिनेटर नोमिनेटर से ज़्यादा हो गया, तो इस केस में क्या होगा, 1 से कम हो जाएगा। समझ में आया। अब है फॉर डिसोसिएशन, अब डिसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, आफ्टर डिसोसिएशन ज़्यादा हो जाएगा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएगा, नॉर्मल से हो जाएगा ना, डिसोसिएशन हो गया, टूट गया ना, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब मोलार मास उसका उल्टा होता है,
ठीक है, मोलार मास उसका उल्टा होता है ना, नॉर्मल फेज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, उस समय जो लिखा हुआ था अनएसोसिएटेड, अब हो जाएगा अनडिसोसिएटेड। ठीक है, अनएसोसिएटेड अनडिसोसिएटेड। ठीक है, नॉर्मल फेज, आइडियल फेज, है ना। तो आइडियल फेज क्या हो गया, नॉर्मल फेज मतलब अनडिसोसिएटेड, डिसोसिएशन इधर है, उधर अनडिसोसिएशन हुआ, है ना। तो अब क्या होगा, मोलार मास जो है अब घट जाएगा ना, उल्टा होता है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, होगा कि नहीं, हाँ। तो ऑब्जर्व मोलार मास कम हो जाएगा, ऑब्जर्व मोलार मास कम हो जाएगा नॉर्मल मोलार मास से। ठीक है, क्लियर। तो अब क्या हो गया, नॉर्मल मोलार मास ज्यादा हो गया, यानी नोमिनेटर ज्यादा हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टर का वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा, फैक्टर का वैल्यू 1 से ज्यादा हो गया। ठीक है ना, आई बात समझ में। तीसरा केस होगा कि ना एसोसिएशन है ना डिसोसिएशन है, दोनों ही इक्वल होगा। ठीक है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन है ही नहीं, ये कम ज्यादा का कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, और नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, है ना। कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हुआ, ये दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। ऑब्जर्व मोलार मास इक्वल टू नॉर्मल मोलार मास, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहेगा, चाहे एक्सपेरिमेंटल हो चाहे थियोरिटिकल हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो चाहे थियोरी से हो, दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहेगा। ठीक है, मतलब एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा ही नहीं, तो कैलकुलेटेड भी सेम होगा, और जो प्रैक्टिकली करेंगे वो भी सेम होगा। तो कॉलिगेट प्रॉपर्टी भी सेम हो जाएगा, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा तो मोलार मास भी सेम रहेगा, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये और ये सेम हो गया, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन हुआ ही नहीं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने घटने का कोई चांस नहीं है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब घटे बढ़ेगा नहीं, तो दोनों ही केस में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहेगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा तो मोलार मास सेम होगा, और मोलार मास जब दोनों सेम हो गया तो 1 हो गया। इसलिए फैक्टर 1, यानी फैक्टर से हम पता कर सकते हैं कि एसोसिएशन हुआ है, डिसोसिएशन हुआ है, या ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आई बात समझ में। अब यही फैक्टर को यूज करेंगे तब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी मोलार मास हमको कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है ना, ठीक। तो अब जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले का क्या लाए थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यही ना है, यही है। क्या लिखते हैं, इक्वल टू x2, यही लिखते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू x2, यही लिखते हैं। अब इसमें I से मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टर्स, हो गया। अब ये काम कर जाएगा
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। आई बात समझ में? हाँ? उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारे पास? डेल्टा टीबी इक्वल टू केवीएम, यही ना था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए यही था ना? हाँ? इसके लिए है ये मॉलिक्यूलर सॉल्यूट के लिए है। हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं जहाँ एसोसिएशन और डिसोसिएशन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? फैक्टर आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा फॉर्मूला सही हो गया। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, यही ना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया एप्लीकेबल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है। जहाँ पर एसोसिएशन डिसोसिएशन संभव है ना? एसोसिएशन डिसोसिएशन जहाँ संभव है वहाँ इसको यूज करेंगे। उसके बाद लास्ट क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, यही ना है फॉर्मूला? तो इसको भी हमको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए करना है। इसमें भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रिलेशनशिप कौन इंप्रूव करके दे दिए? बॉन्ड का। बोले ये जब फैक्टर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग जो है एसोसिएशन डिसोसिएशन में बॉन्ड ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सबको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। फैक्टर तो अब समझ गया। फैक्टर के हिसाब से ये मिल गया हमको। हाँ, ठीक। तो हम लोग जो है थोड़ा इसको इस और फॉर्मूला इसको बनाएंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे इस फॉर्मूला को। ठीक है। अब देखो मोलार मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, होता है ना? हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, इसको 1 अपॉन कॉलिगेटिव नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, आया हुआ समझ में? और नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे 1 अपॉन ऑब्जर्व है ना, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल हो गया। ऑब्जर्व वैल्यू अब ये उलट जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, आएगा ना। ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और नीचे आ जाएगा नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल मतलब ना तो एसोसिएशन हुआ है ना डिसोसिएशन हुआ। ठीक है ना, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आया यार। अब आगे इसके यहां लिखेंगे तो ऑब्जर्व वैल्यू मतलब क्या होगा, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद ना हुआ। हाँ हाँ, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। हाँ हाँ, समझ में आया। तो ऑब्जर्व वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू मतलब बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। हाँ, हम नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं या वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन हुआ नहीं है उस समय का। नॉर्मल तो वही ना है, नॉर्मल क्या है जहाँ एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं है, वही ना नॉर्मल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उस चीज को। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर थोड़ा वर्डिंग चेंज करेंगे नीचे। ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑब्जर्वेशन कब होता है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद में ना। हाँ, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसलिए डायरेक्ट लिखे। यहाँ इनवर्स था इसलिए उल्टा के लिखे, है ना। मोलार मास इनवर्स है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, इसलिए उल्टा के लिखे। यहाँ डिस्कस किया हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से तो डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। समझ में आ गया। और नीचे हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉर्मल है ना, नॉर्मल वैल्यू है ना। नॉर्मल वैल्यू मतलब नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है ना, सबसे इजी फॉर्मूला ये हो गया, इससे आसानी से हम लोग बना लेंगे कोई भी न्यूमेरिकल। आई बात समझ में? हाँ, ये सबसे आसान हो गया ना। क्लियर। तो इसीलिए हम उसको डेराइव करके वहां तक पहुंचाए। ठीक है, यहाँ दिक्कत है। अब वैल्यू होगा तब तो, ये तो हम केमिकल फॉर्मूला देख के ही हम पता लगा लेंगे ना, ये दोनों है ना। केमिकल फॉर्मूला को देख के ही पता लगा लेंगे इन दोनों वैल्यू। ये सब तो बिना ऑब्जर्व पता नहीं चलेगा ना, इसलिए हम उसको धीरे धीरे चेंज कर दिए। समझ में आया ये पूरा कैसे कैसे चेंज हुआ? हाँ, ठीक है। यहाँ मेन लाइन है तुम्हारा,
ठीक है ना। इसके बाद इसके बदले हम यहाँ लिखे, इसके बदले हम यहाँ लिखे, उसका बाद उलट गया, डिवीजन उल्टा होता है ना, ये चला गया ऊपर, ये चला जाएगा नीचे हो जाएगा, होता है ना मैथ में ऐसा। ये भूल गया, यानी कि बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया तो भूल गया, हैं? समझ गए यहाँ तक? अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसी का, समझिए। हम लोग जो है न्यूमेरिकल में इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, इसलिए उसको रखे, बाकी को हटा दिए। अब हम लोग जो है ना, जो दूसरा चीज वो इंट्रोड्यूस किए, वन ऑफ क्या इंट्रोड्यूस किया है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन इंट्रोड्यूस किया है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन पहले, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा समझ में आता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको डिनोट हम लोग अल्फा से करते हैं, ठीक है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख देगा अल्फा, ठीक है। अल्फा का मतलब क्या हो गया, अल्फा मोल पर अल्फा मोल अंडरगोज डिसोसिएशन, अल्फा मोल पार्टिकल, अल्फा मोल पार्टिकल अंडरगोज डिसोसिएशन, ठीक है, आउट ऑफ वन मोल ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। टोटल पार्टिकल कितना है, 1 मोल, उसमें अल्फा मोल ही डिसोसिएट किया। ताकि अभी बताए थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख करके लग रहा था कि पोटेशियम क्लोराइड का आना चाहिए 37.5, लेकिन आया 40। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख कर भी डायरेक्टली पता नहीं चलता है, तो हम मान लिए कि हाँ भाई कुछ परसेंटेज जो है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जो है डिसोसिएट करता है ना। तो ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल विच अंडरगोज डिसोसिएशन। डिफाइन करने के लिए कहेगा तो क्या होगा, अल्फा इज नथिंग बट इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, यानी सारा पार्टिकल जो है डिसोसिएट नहीं किया, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल विच अंडरगो डिसोसिएशन। समझ में आया, क्लियर? हाँ, उसके बाद अब हम लोग अज्यूम करते हैं, हम लोग अज्यूम करेंगे लेट, अब जो डिसोसिएट करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अनडिसोसिएट के बारे में बात नहीं कर रहे। अब है 1 मोल लिए, उसमें अल्फा मोल डिसोसिएट कर गया, तो अल्फा मोल जो डिसोसिएट किया तो वो कितना डिसोसिएट करके दिया, ठीक है ना। तो अब हम लोग अज्यूम करते हैं कि m मोल 1 पार्टिकल 1 मोल। अब हम लोग अज्यूम करते हैं कि 1 मोल डिसोसिएट्स, 1 मोल डिसोसिएट्स 1 मोल ऑफ पार्टिकल, 1 मोल ऑफ particle dissociates into m mole, ठीक है। आई बात समझ में, जो डिसोसिएट करता है सिर्फ उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक इक्वेशन लेते हैं, अब जो है डिसोसिएट है ना, हम डिसोसिएट करना है, हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, मान लो कि एक मॉलिक्यूल ले लिए जैसे होता है ना मॉलिक्यूल Cl2, Br2,
P4 यही सब है ना, S8 यही सब ना मॉलिक्यूल है, हाँ? उसी तरह से इन जनरल मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है AM, एक मॉलिक्यूल है AM, वो डिसोसिएट और डिसोसिएट करके बना दिया Ma, ठीक है? ऐसे ही डिसोसिएट होगा, NaCl रहेगा तो Na+Cl माइनस टूट जाएगा, Cl2 रहेगा तो टूटेगा क्या होगा 2Cl, P4 है टूटेगा क्या होगा 4P। उसी तरह से मान लिए AM है तो Ma में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? समझ में आया? क्लियर? तो इस तरह से हम इक्वेशन लेके चलेंगे, ठीक है? अब हम लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये 1 है, उस समय 0। इनिशियल मतलब अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी शुरू नहीं हुआ है। इनिशियल मतलब अभी शुरुआत नहीं है, शुरू होने वाला है। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है। उसके बाद लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, टीम अल्फा घट गया, यही ना? क्या बोले हैं कि अल्फा जो है डिसोसिएट कर गया, अल्फा डिसोसिएट कर गया। तो अगर 1 मोल डिसोसिएट करता है तो m मोल बनता है, तो अल्फा डिसोसिएट करेगा तो कितना बनेगा? m अल्फा बनेगा, ये 1 मोल डिसोसिएट हम अभी तुरंत अज्यूम किए हैं, अल्फा मोल पार्टिकल अंडरगोज डिसोसिएशन आउट ऑफ 1 मोल। अल्फा डिसोसिएट करता है, और जो अल्फा डिसोसिएट करता है, जितना डिसोसिएट करता है उसका बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट इनटू m मोल, 1 मोल ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट इनटू 1 मोल। तो अल्फा मोल डिसोसिएट करके कितना बनाएगा? 1 रुपया में 100 पैसा, तो 2 रुपया में 200 पैसा, 3 रुपया में 300 पैसा गुना होता है। तो अल्फा रुपया में अल्फा 100 पैसा होगा, गुना ना होगा? समझ में आया? ये हो जाएगा, ये तो बढ़ जाएगा, अल्फा m कैसे हुआ? यहाँ पर 1 मोल डिसोसिएट होता है m मोल में, ठीक है ना? 1 मोल डिसोसिएट होता है m मोल में, तो अल्फा मोल डिसोसिएट होगा m अल्फा गुना होगा, समझा? ये तो है, समझ में आया? अल्फा मोल ना यहाँ डिसोसिएट हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, अल्फा घट गया, तो जितना अल्फा मोल डिसोसिएट किया उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वही नहीं इसमें कन्वर्ट हुआ है। जो डिसोसिएटेड नहीं हुआ वो इसमें थोड़ी कन्वर्ट हुआ। हम तो ये खाली यहाँ देख रहे हैं कौन कौन डिसोसिएटेड है, उसी को लिखे हैं, जो अनडिसोसिएटेड है लिखवे नहीं किए हैं, सिर्फ जो डिसोसिएट करेगा मॉलिक्यूल उसको लिखे हैं, जो मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं कर रहा है उसको हम यहाँ लिखे ही नहीं है। तो शुरू में ये 0 है, कुछ नहीं है, जैसे डिसोसिएट हो गया 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लिए, मतलब अल्फा मोल डिसोसिएट किया, 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट, अल्फा मोल डिसोसिएट 1 मोल डिसोसिएट करता है तो m मोल बनता है, तो अल्फा मोल डिसोसिएट करेगा तो m अल्फा बनेगा, या अल्फा m जैसे लिखना है लिखो, जो अच्छा लगता है, m अल्फा ही अच्छा लगेगा ना, इसलिए हम अल्फा लिखिए। आई बात समझ में? अब एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है? इक्विलिब्रियम हो गया ना, पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ, डिसोसिएटेड अनडिसोसिएटेड दोनों है ना, यानी ये भी है अब ये भी है, दोनों है अब ना, तो पूरा डिसोसिएट हो ही नहीं रहा है, ठीक है? तो ये कितना बच गया? ये बच गया 1 माइनस अल्फा, पहले था 1, उसमें से अल्फा घट गया, तो अब बच गया ये वाला 1 माइनस अल्फा,
और ये तो बढ़ गया ना, ये घटा और ये बढ़ा, ये दोनों जुटेगा, ये क्या हो जाएगा m अल्फा। समझ में आया? आई बात समझ में? हाँ? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल लिख लेते हैं। Therefore, number of particle before that dissociation and association, dissociation कितना है रे? बोलो तो। बिफोर डिसोसिएशन कितना है? 1 है ना? हाँ, ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, कितना है? 1 माइनस अल्फा ये वाला है और m अल्फा वो वाला। दोनों जोड़ेंगे, तो फिर पूरा तो डिसोसिएट हो ही नहीं रहा है, तो अनडिसोसिएटेड डिसोसिएटेड दोनों है ना। अल्फा डिसोसिएट हो गया तो अनडिसोसिएटेड ये है, ठीक है। यहाँ पर तो एसोसिएटेड डिसोसिएटेड 0 था, तो ये ही जोड़ के आया, m अल्फा डिसोसिएटेड हो गया। समझ में आ गया? अब हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। I इक्वल टू ऊपर में क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो कितना है? 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा, ठीक है। आई बात समझ में? और नीचे हो गया 1 बिफोर डिसोसिएशन, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? ये 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा ही होगा, हाँ। अब इसको तोड़ के अलग कर देते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा, ठीक है। अब i को इधर लिया, ठीक है, i को इधर लिया, ये हो गया i माइनस 1। अगर हमको निकालना है तो ये खत्म हो गया हमारा काम। अब वैल्यू पुट कर देंगे, फैक्टर निकल जाएगा, m का वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा i निकल गया यहीं तक। अब हम एक्चुअली हम लोग निकाल रहे हैं क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो हमारा काम हो गया था खत्म यहीं पर। फैक्टर तो निकल गया, i का वैल्यू, ये वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू पुट करो, i का वैल्यू निकल गया। लेकिन अब हमको निकालना है अल्फा का भी वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो हमारा यहीं पर हो गया। 1 इधर ले आए हम, 1 लाने के बाद क्या हो जाएगा? इस दोनों में अल्फा अल्फा कॉमन हो गया, क्या हो जाएगा? m माइनस 1 होगा ना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू i माइनस 1 बाय m माइनस 1, ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आया? हाँ, तो अगर हम एक एग्जाम्पल भी लेकर के देख लेते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे सोडियम क्लोराइड करते हैं, है ना, अप्रॉक्सीमेटली सोडियम क्लोराइड का लेंगे। अगर हम मान लो अभी निकालने के लिए कहेगा आई निकालो सोडियम क्लोराइड के लिए, हम यहाँ पर निकालते हैं आई का वैल्यू, सोडियम क्लोराइड के लिए आई का वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। तो ऊपर में क्या आ रहा है? ये आ रहा है 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा,
है ना, यही बोल रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितना होगा, 2 होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन 1 होगा। आई का वैल्यू कितना होगा, 2। ठीक है, अब आई का वैल्यू हम इसमें दिखा देंगे 2, ये 2 - 1 हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ 1 है, क्योंकि एम का वैल्यू 1 ही होगा ना, क्योंकि 1 से 2 हो रहा है। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, समझ गए ना, आई बात समझ में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन NaCl का कितना है, 1 है, मतलब क्या होगा, एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं। आगे बात सुनना, क्लियर, ठीक है। एम तो यहाँ पर M2 होगा ना, 1 से 2 हो रहा है, Na+Cl - 2, एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट। तो एम का वैल्यू भी 2 है और आई का भी वैल्यू हमको 2 ही मिल रहा है, ठीक है ना। तो एम भी 2 मिल रहा है और आई भी 2 मिल रहा है। तो 2 - 1 2 - 1 ऊपर नीचे 1 होना है, तो अल्फा हो गया 1। इसी तरह से बहुत सारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लेकर के तुम बना सकते हो, ठीक है। और कल डिस्कस करेंगे, टॉपिक और बच गया, खत्म नहीं हुआ।